हेलो, मैं ममता, साइन क्लासेस गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगी। आज है 2 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ है? सबसे बड़ा सौर संयंत्र, ये जो भी क्वेश्चन है वो आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे लेखपाल हो गया, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम है आपका वनडे एग्ज़ाम, उसके पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए आपके सामने ये जो ऑप्शन है देख लेते हैं। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी तेलंगाना। चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए जल्दी से करिए। चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है डी तेलंगाना। ये बताइए कि जो तेलंगाना है वो अलग राज्य कब बना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये जो सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। किसने शुरू की? एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी तेलंगाना के रामागुंडम में ये याद रख लीजिए कहाँ पे? रामागुंडम में 100 मेगावाट की, कितने? 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया। किसने किया? एनटीपीसी ने। अभी आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है, 13 अगस्त से स्टार्ट है, उसमें ये उसके पर्पस ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एनटीपीसी की कुल स्थायी क्षमता जो है, कैपेसिटी है 69,134.20 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 पनबिजली और 19 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। देख लीजिए ये है, ठीक है, 69,134.20 मेगावाट। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में ये जो तेलंगाना है वो कहाँ? साउथ है, साउथ में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद है जो फ्लोटिंग सोलर विधि द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अत्यधिक अनुकूल है। दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन 270 मेगावाट है। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो तेलंगाना कब अलग राज्य बना? 2 जून 2014 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस भारत में कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन है आपके ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। चलिए बताइए इसका आंसर है, मैं बताती हूँ आप सभी को, कमेंट आप करते रहिए लगातार। इसका ऑप्शन है ए 1 जुलाई। आप सभी को याद है 1 जुलाई 2017, ठीक है, 2017 को जीएसटी लागू हुआ था अपने भारत देश में। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए बताइए आप सभी से क्वेश्चन है कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? चलिए बताइए ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? पहले हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देश में पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदलने वाले वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कार्यान्वयन को मनाने के लिए भारत 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाता है। कब मनाता है? 1 जुलाई को। इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था, ठीक है। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन। वन, ये देखिए, वन इनडायरेक्ट। अब ये बताइए इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब नॉन शिफ्टिंग। हम किसी के ऊपर जीएसटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स होता है वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के ओनर के ऊपर ये जीएसटी लागू है, लेकिन वो आपसे
पैसे कैसे वसूलता है? आपसे वसूलता है। आप रेस्टोरेंट के ओनर को देते हैं और रेस्टोरेंट फिर जीएसटी वो सरकार को देता है। तो ये देखिए, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के विचार के साथ पेश किया गया जीएसटी एक बहुचरण अप्रत्यक्ष उपभोग आधारित कर प्रणाली, मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट कंजप्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स, ठीक है। तो ये क्या है? बेस्ट जो सेवा कर, सर्विस टैक्स, मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, खरीद कर, परचेज टैक्स, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जैसे घरेलू अप्रत्यक्ष करों की मेजबानी करता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की मेजबानी करता है। वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स शुल्क और अन्य एक शीर्ष के तहत, हालांकि आप सभी बताइए कि कभी किस पे जीएसटी अभी लागू नहीं है, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए। तो पेट्रोलियम, शराब और स्टाम्प जैसे शुल्क जैसी वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है। क्यों दी गई है ये फिर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लोफेजिमिन, क्लोफेजिमिन किसके उपचार के लिए एक प्रमुख दवा है? क्या है ये दवा है? पहले तो आपसे पूछे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्लोफेजिमिन किसके उपचार के लिए एक प्रमुख दवा है? ऑप्शन है आपके सामने, जीका वायरस, बी कुष्ठ रोग, सी मंकी पॉक्स, डी कोविड-19। बहुत सारे लोग कहेंगे चलो कोविड-19 है, कोविड-19 को लगा देंगे, बट ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है कुष्ठ रोग। तो ये किसकी दवा है? कुष्ठ रोग की दवा है। अभी ये चर्चा में है, आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में क्यों है? देखिए, क्लोफेजिमिन की भारत में आपूर्ति कम होने के चलते, अभी फिलहाल क्या है 2022 में भारत में इसकी आपूर्ति कम होने के चलते यह दवा सुर्खियों में है। तो करंट अफेयर कैसे बनता है? जो चीज़ सुर्खियों में होती है वो करंट अफेयर। तो यह कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक प्रमुख दवा है, ठीक है। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में इसकी कमी महसूस की जा रही है, हालांकि गवर्नमेंट जो सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र में यह दवा उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुष्ठ रोग स्थानिक है, एंडेमिक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। थर्ड क्वेश्चन भूलिएगा मत, सभी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप सभी, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए आप सभी बताइए इसका। ये जो नेम चेंज होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, वनडे एग्जाम में। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए पेशवा नगर, बी भोसले नगर, सी संभाजी नगर, डी शिवाजी नगर। चलिए बताइए क्या आंसर सही है इसमें? आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट करिए आप सभी लोग, देखिए कौन बता पाता है। तो इसका है औरंगाबाद, है कहाँ? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में इसका नाम बदलकर क्या है? संभाजी नगर। बहुत लोग शिवाजी लगा देंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है? संभाजी नगर है इसका, सी आंसर सही है। जो औरंगाबाद है अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद, ये देखिए ये तो है औरंगाबाद, संभाजी नगर, अब उस्मानाबाद धाराशिव के नाम से जाने जाएंगे। धाराशिव के नाम से क्या जाना जाएगा? उस्मानाबाद, और संभाजी नगर औरंगाबाद। भूलना नहीं चाहिए आप सभी को, ठीक है। इन दो शहरों के अलावा जो नवी मुंबई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसका नाम क्या रखा गया है? किसी को याद है तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। ये है दिवंगत नेता BA पाटिल, ठीक है। ये जो है नाम रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। 3 नाम हो गए। अभी महाराष्ट्र में सरकार भी बदल गई है, तो उनके पहले ये नाम चेंज हुआ है। औरंगाबाद अब संभाजी नगर के, ठीक है, नाम से जाना जाएगा। उस्मानाबाद धाराशिव के, और जो नवी मुंबई है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो जो BA पाटिल, ठीक है, दिवंगत नेता BA पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही ये फेमस है, ठीक है, आप सभी को पता है। ये 1 जुलाई 2022 से आरंभ हुई। बताइए किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए।
ठीक है, ए उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ए उड़ीसा, ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में जानते हैं। ये 1 जुलाई से शुरू हुई है। पुरी, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी से तटस्थ एक नगर है। आप सभी को पता है पुरी बंगाल के 4 धाम में से एक है। 4 धामों में से क्या है, एक है। सभी लोग जाते हैं धार्मिक कार्यों के पर्पज से, और यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे श्री जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। अब ये मंदिर देखिए, जो भी आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते हैं उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, या तो वनडे एग्ज़ाम में डिटेल। यह 65वीं ऊंचा मंदिर पुरी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कलिंग राजा अंतरवर्मन चोडगंग देव ने आरंभ कराया था। अंतरवर्मन चोडगंग ने अपनी राजधानी को दक्षिणी उड़ीसा से मध्य उड़ीसा में स्थानांतरित करने की खुशी में करवाया था। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ियों के आंगन में बना है। जल्दी से बताइए नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। चारों ओर से 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरे इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर के शेष भाग में पारंपरिक तरीके से बना सहन गुफा, पूजा कक्ष और नृत्य के लिए बना खम्भों वाला एक हॉल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी ऊंची चोटी है डोडाबट्टा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजाई नदी किस राज्य से होकर बहती है, इजाई नदी बताइए। ये नदी आप लोग सुने होंगे, ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी मणिपुर। मणिपुर में ये नदी होकर बहती है। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए इजाई नदी कहाँ पे है, मणिपुर में है। हाल ही में मणिपुर में तुपुल के पास भूस्खलन की घटना दर्ज की गई। अभी क्या हुआ, भूस्खलन है ना की घटना दर्ज की गई। भूस्खलन के मलबे से पहाड़ी नदी इजाई का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे आसपास के गांव में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे मणिपुर में इजाई नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी बना रहा है, ठीक है। ठीक है, अब धन्यवाद। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। कल फिर हम आप सभी के सामने एक नए करंट अफेयर के सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू।